Hello and welcome to Knowledge World. Guys, I am back with another new and informative video for you. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट से हाउ व्हेन एंड वेयर स्टडी कर रहे हैं। तो पहले ही मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ और ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। तो आइए प्रोसीड करते हैं। उन दोनों पार्ट्स का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ से विजिट करके देखें, फिर आप इस लेक्चर को सुने। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पिछली 2 वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। हमने उसमें देखा कि डेट्स किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है, हाउ इम्पॉर्टेंट आर द डेट्स। फिर हमने हमारी दूसरी वीडियो में टॉपिक विच डेट से लेकर हाउ डू वी पीरियडाइज तक पढ़ लिया है और आज की वीडियो में हम व्हाट इज़ कॉलोनियल देखने वाले हैं। सो हम व्हाट इज़ कॉलोनियल से प्रोसीड करते हैं। मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करती जाऊंगी। व्हाट इज़ कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या है? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule. इस बुक में पढ़ेंगे हम कि किस तरह से जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में आए, कंट्री में आए और किस तरह से उन्होंने कंट्री को कैप्चर किया, अपने कंट्रोल के अंदर किया और अपना रूल किस तरह से इस्टेब्लिश किया, किस तरह से उन्होंने अपना जो राज है वो स्थापित किया। सबजुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज, उन्होंने क्या किया कि जो लोकल नवाब्स और राजाज थे, जितने भी रूलर्स थे, उनको क्या कर लिया? सबजगेट कर लिया, यानी उन्हें अपने नीचे कर लिया। मतलब कि उनकी पार उनसे बड़ी हो गई राजाज की पार से, तो उन्होंने उन्हें सबजगेट कर लिया। यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, किस तरह से उन्होंने पैसों से रिलेटेड इकोनॉमी पर हमारा जो कंट्रोल है वो किस तरह से उन्होंने हमारी इकोनॉमी पर किया और सोसाइटी पर भी। कलेक्टेड रिवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, किस तरह से उन्होंने रिवेन्यू को कलेक्ट किया और किस तरह से उन्होंने अपने जो खर्चे थे वो भी मैनेज किए। और क्या क्या देखेंगे हम? बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइजेस। सबसे पहले तो वो हमारे जो कंट्री में ट्रेड ही करने आए थे, तो उनका क्या था कि लो प्राइजेस पर यहाँ से जो अच्छी चीज़ें उनको खरीदेंगे और यूरोप में हाई रेट्स पर बेचेंगे। तो उन्होंने ऐसा किस तरह से किया, हम ये भी देखेंगे। किस तरह से उन्होंने क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया और एक्सपोर्ट किया, हम ये देखेंगे। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस। और हम ये भी पढ़ेंगे कि इन सब चीज़ों के क्या रिजल्ट्स थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़े, क्या ये सब उनकी जो ये सब करने में वो सक्सीड हो पाए या फिर किसी किसी टास्क में वो फेल भी हो गए। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट। किस तरह से उन्होंने वैल्यूज़ और टेस्ट में चेंजेस लाए, ठीक है। किस तरह से उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर छोड़ी जो कि बाकी के लोगों ने एक्सेप्ट कर ली और फिर उनमें कुछ चेंजेस लाकर वो चीज़ें एक रिचुअल बन गई। हम इस तरह से भी पढ़ेंगे। कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस में किस तरह से चेंजेस आए। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल changes, we refer to the process as colonization. तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कॉलोनाइजेशन। अब मैं आपको एक बार ये लाइन जो थी वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्जुगेशन मतलब राजास के ऊपर जो कंट्रोल, कंट्री के ऊपर कंट्रोल, सब्जुगेशन ब्रिटिश की। तो व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, हमारी कंट्री की सब्जुगेशन ब्रिटिश ने कर ली और उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेंजेस किए किस किस फील्ड में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में, सोशल में और कल्चरल में चेंजेस जो किए। और इस प्रोसेस को क्या हुआ, इस प्रोसेस को हमने क्या नेम दे दिया? कोलोनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन। तो हम कॉलोनियल और कोलोनाइजेशन के साथ क्लियर हो चुके हैं, तो आगे प्रोसीड करते हैं। You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plural. यहाँ पे एक लाइन दी हुई है बड़ी इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है कि जिस तरह से अलग अलग चेंजेस हुए तो उनका इफ़ेक्ट सबके ऊपर सेम नहीं पड़ा, सबको अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट किया उन चेंजेस ने। तो इसलिए हम उन चेंजेस के बारे में इस बुक में पढ़ते हैं। हर एक लेवल के
लोगों से हम उस हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को इस बुक से रीड करते हैं। इसका मतलब कि किंग्स को किस तरह से उन सभी चेंजेस ने इफ़ेक्ट किया और जिस तरह से कि फार्मर को इफ़ेक्ट किया, तो इन दोनों में डिफरेंस होगा। तो इसलिए हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को इस बुक के अंदर देखते हैं। तभी इस बुक का नाम है आर पास्ट, कि सबके पास्ट को ये बुक हमारे सामने शो करती है, डिपिक्ट करती है। इसके आगे प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अगर आपको ये टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा है या क्लियर नहीं है तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं, और वैसे मैं रीड भी कर रही हूँ। हाउ डू वी नो, अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए और न्यू टॉपिक के बारे में रीड करेंगे। हाउ डू वी नो, कि हमें कैसे पता, ये सब हमें किस तरह से मालूम चला। सो व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब कौन से सोर्सेज हिस्टोरियंस के थ्रू यूज़ किए जाते हैं जब वो लिखते हैं इंडियन हिस्ट्री को, 250 ईयर्स पहले की इंडियन हिस्ट्री को, क्योंकि 250 ईयर्स पहले क्या हुआ किसी को नहीं पता, तो वो किस तरह से लिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स के थ्रू वो रिकॉर्ड्स को रेफ़र करते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं और उनके बेसिस पर वो जो हिस्ट्री है उसको लिखते हैं, तभी वो लास्ट 250 ईयर्स की इंडियन हिस्ट्री को अच्छी तरह से लिख पाते हैं। अब हम इस पैराग्राफ के नीचे पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स पैराग्राफ को पढ़ेंगे अब हम। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ब्रिटिश के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, ब्रिटिश बिलीव करते थे कि वो पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा आगे थे। वो बिलीव करते थे कि जो पेपर वर्क है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. तो इसमें क्या है कि हर इंस्ट्रक्शन को, प्लान को, पॉलिसी को, जो भी वो इम्पोज करना है, डिसीजन, एग्रीमेंट, सब चीज़ को वो लिखते थे और प्रिजर्व करते थे। Once this was done, एक बार जब ये हो जाता था, things could be properly studied and debated. इन सब के बेसिस पर वो इन स्टडीज़ के बेसिस पर वो अब डिबेट भी कर सकते हैं जब उनके पास सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उनके लिए, और आजकल भी पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक चीज़ है जो कि इनके स्टाइल से हमने डिराइव की है। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। तो इसने क्या किया, इस एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ने क्या किया, इसके अंदर था मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, इस सबको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, तो ये सब लिखे जाने लगे। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। ब्रिटिश को ये भी लगता था कि जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स हैं उन सबको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो इसलिए वो क्या करते थे कि हर रिकॉर्ड रूम से, रिकॉर्ड रूम मतलब जहाँ पर ये सब रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव तो क्या है मैं ये लाइन दोबारा से रीड कर देती हूँ। सो द सेटअप रिकॉर्ड रूम्स, वो रिकॉर्ड रूम सेटअप कर देते थे सभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से अटैच करके। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, विलेज का जो तहसीलदार होता था उसके ऑफिस के साथ द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। इन सब लोगों के अपने अपने रिकॉर्ड रूम्स होते थे जहाँ पर वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे, जहाँ उनके रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस क्या थे, आर्काइव्स। सबसे पहला आर्काइव कहाँ पर सेटअप हुआ था, इंडिया में, न्यू दिल्ली में 1920 में। यहाँ पर नीचे आपको पिक्चर भी दिख रही होगी। व्हेन न्यू दिल्ली was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceregal Palace. This location reflects the importance
these institutions had in British imagination. तो आप ये भी नोट कर सकते हैं यहाँ से. Letters and memos that moved from one branch of the administration to the another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. तो इतने पुराने जो थे हमारे रिकॉर्ड्स वो भी आर्काइव से हम अभी भी उनको रीड कर सकते हैं, वो अभी भी हम उन तक रीच कर सकते हैं, तो वो अभी भी प्रिजर्व्ड हैं आर्काइव्स में. यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड. तब के टाइम पर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर किया करते थे नोट्स और रिपोर्ट्स, वो भी हम रीड कर सकते हैं. और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो ये सब अभी भी प्रिजर्व किया हुआ है, तो इसी के बेसिस पर जो हिस्ट्री है वो लिखी जाती है और हमें भी जानने को मिलता है, तो वो सब इसी बेस पर होता है. In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. अब क्या हुआ कि पहले तो इनको लिखा जाने लगा, इनको कॉपी किया जाता था अच्छी अच्छी राइटिंग में कैलीग्राफिस्ट. आप जानते ही होंगे जिनको अच्छी राइटिंग जो मास्टर कर चुके होते हैं इस आर्ट को, उनके थ्रू लिखा जाता है इसको. और जो बाद में जब प्रिंटिंग आ गई, जब प्रिंटिंग का इन्वेंशन हो गया, तो फिर इनको प्रिंट करा जाने लगा, जिससे कि वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक प्रोसीड कर सके. तो हम भी आगे प्रोसीड करते हैं. लेसन हमारा अभी 2 पेजेस का ही रहता है, बाकी कंप्लीट हो चुका है. अब हमें नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 6, सर्वेस बिकम इम्पॉर्टेंट. अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनसे हमें पेपर वर्क सीखने के लिए मिला कि हर चीज़ का पेपर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ हमारे पास लिखी हुई होनी चाहिए जो भी हमारे लिए नेसेसरी है. तो ये चीज़ हमें सीखने के लिए मिली और पेपर वर्क सचमुच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब है दूसरी चीज़ सर्वेस. सर्वेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. अब वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है वो हम इसमें पढ़ेंगे. फिर हम व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम सर्वेस के बारे में पढ़ते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. अभी हमने कॉलोनाइजेशन पढ़ा, तो वो जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो सर्वे की प्रैक्टिस थी, जो सर्वेइंग था, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनने लगा. जैसे कि पेपर वर्क बन रहा था, उसी तरह से सर्वे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनने लगा. द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड. ब्रिटिश को क्या लग रहा था कि उससे पहले कि हम इसको एडमिनिस्टर, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले, इस कंट्री पर राज करने से पहले हमें इसके हर एस्पेक्ट का पता होना चाहिए, हमें हर बात इस कंट्री के बारे में पता होनी चाहिए. तो इसलिए तब सर्वे की प्रैक्टिस का हुआ. बाय द अर्ली 19th century, डिटेल्ड सर्वेज पर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री. इन द विलेजेस, रेवेन्यू सर्वेज, विलेजेस में रेवेन्यू सर्वेज हो रहे थे. द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी. टोपोग्राफी मतलब सब कुछ जानने के लिए. द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा फौना, ये सब आप जानते हैं, प्लांट्स एनिमल्स, द लोकल हिस्ट्रीज, क्रॉपिंग पैटर्न, सब कुछ जानने के लिए सर्वे किए जा रहे थे. ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन. जितने भी फैक्ट्स ज़रूरी थे रीजन को करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, उन सब के बारे में पता लगाया जा रहा था. फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century, 19th century के एंड से सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years. सेंसस होने लगा. दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल. आपने सुना होगा जनगणना हिंदी में कहते हैं सेंसस. सेंसस का आइडिया भी यहीं से आया. सेंसस ऑपरेशंस हर 10 साल में होते थे. दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स, ये डिटेल रिकॉर्ड्स बना देते थे कि कितने लोग जो हैं वो इंडिया की एक प्रोविंस में रह रहे हैं. वो सब कुछ, उनकी कास्ट से लेकर सब कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड रहती थी. उनके जो भी रिकॉर्ड्स थे, रिलीजियस एंड ऑक्यूपेशन, सब कुछ उनका. देयर वर मेनी अदर सर्वेज, और भी दूसरे सर्वेज थे, जैसे कि बोटानिकल सर्वेज, प्लांट्स वगैरह के बारे में, जूलॉजिकल एनिमल्स के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज,
एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, फॉरेस्ट सर्वे, जंगलों के बारे में सर्वे, सब कुछ रहता था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब हमने ये तो बहुत सारा पढ़ लिया कि 250 ईयर्स तक का बता देते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें, पर वो क्या नहीं बताते। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स, इस इतने बड़ी कलेक्शन के रिकॉर्ड से वी कैन गेट टू नो अ लॉट, हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है जानने के लिए। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, ये सिर्फ हमें वही बताते हैं कि ऑफिशियल्स क्या सोचते थे, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टरिटी, वो पोस्टरिटी के लिए क्या प्रिजर्व करना चाहते थे, बस इसी के बारे में हमें पता लगता है। यहाँ पर है हम, दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड, ये रिकॉर्ड हमारी हमेशा मदद नहीं करते क्या समझने में, व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, कि दूसरे लोग थे जो कंट्री के, वो क्या सोचते थे वो हमें कौन बताएगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं चला, सिर्फ ऑफिशियल्स के बारे में ही हमें पता चला है। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, हमें कहीं और देखने की ज़रूरत है। व्हेन वी बिगेन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, अगर हम इन सोर्सेज के बारे में कहीं और सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कि जबकि ऑफिशियल रिकॉर्ड से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन्हें ढूंढना। वी हैव डायरीज़ ऑफ पीपल, हमें लोगों की डायरी देखने को मिलती है, अकाउंट्स, पिलग्रिमेज की अकाउंट्स देखने को मिलती है, ट्रैवलर्स की ऑटोबायोग्राफीज़, पता नहीं क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का भी, पॉपुलर बुकलेट्स देखने को मिलती हैं दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे कि प्रिंटिंग स्प्रेड हुई, न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश, न्यूज़पेपर पब्लिश हुए, इश्यूज़ वर डिबेटेड, इश्यूज़ पर डिबेट हुई पब्लिक में, लीडर्स और रिफॉर्मर्स ने बहुत कुछ लिखना शुरू किया टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, जो भी वो फील कर रहे थे उन्होंने लिखना शुरू किया, पोएम्स के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, सब कुछ लिखना शुरू किया। ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, पर ये सब वही लिख पाते थे कि जो कि लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंसड एंड लिव बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स। अब जो पढ़े लिखे थे उन्हीं की फीलिंग्स जानने को मिल रही है, लेकिन जो बेचारे गरीब थे, किसान थे, जो माइंस में वर्क करते थे, खान में, जो कि स्ट्रीट्स पर रहते थे, गलियों में रहते थे, उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलेगा। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनकी लाइफ के बारे में जानना। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, ये किया जा सकता है अगर हम थोड़ी मेहनत करें। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, इस बुक को आगे पढ़ने से हमें पता चलेगा कि और लोगों के बारे में हमें किस तरह से पता चलेगा, ये बुक हमें बताएगी आगे आगे। तो जैसे वीडियोस अपलोड होंगी आप आगे का पढ़ पाएंगे। फर्स्ट चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकें और डिटेल एक्सप्लेनेशन ले सकें। अब आप क्वेश्चन आंसर्स के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड अटेंशन। मैं आगे और भी वीडियो के पास लेकर आऊँगी।